गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आपको ध्यान होगा कि मैंने डबल जियोपार्डी पे मेरा लेक्चर चल रहा था और मैंने लास्ट टर्न पे डबल जियोपार्डी पे एक 4 स्टेजेस उसके बताए थे, जिसमें पहला द पर्सन मस्ट बी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, यानी ये डबल जियोपार्डी का बेनिफिट्स लेने के लिए कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसमें से पहला था द पर्सन मस्ट बी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, और सेकंड द पर्सन मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड बिफोर अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। तो ये सेकंड वाला पार्ट चल रहा था और बीच में टाइम ओवर हो जाने के कारण मैंने रोक दिया था, और मैंने इसमें आपको ये स्लाइड के ऊपर आपको दिख रहा है S.A. वेंकटरामन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को रेफर किया था कि इसको आप थोड़ा सा सर्च करके आना, पढ़ के आना। तो जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, इन S.A. वेंकटरामन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1954 का केस है। द अपीलांट अ गवर्नमेंट सर्वेंट वाज चार्ज विद कमिटिंग करप्शन। तो इसमें एक गवर्नमेंट सर्वेंट को करप्शन के चार्जेस में चार्ज लगाया गया। एन इंक्वायरी वाज हेल्ड अगेंस्ट हिम अंडर द पब्लिक एंड्स इंक्वायरी एंड 1850। तो इसमें जो है एक पब्लिक ये थोड़ा सा यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स एक्ट एक्चुअली है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरी एक्ट 1850, इसके अंतर्गत इस पर चार्जेस लगाए गए और इनकी इंक्वायरी चली। एज अ रिजल्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी कमीशन ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, और उसको मुअत्तल कर दिया गया, यानी सर्विस से हटा दिया गया। Therefore, he was prosecuted before the court for having committed offence under section 161 and 165 of the Indian Penal Code 1860 and section 5 subclause 2 of Prevention of Corruption Act 1947। उसके बाद इसको फिर से आईपीसी के 161 और 165 और साथ ही में रीड विथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के अंतर्गत भी प्रोसिक्यूट किया गया। तो चूंकि एक बार उसको पब्लिक सर्वेंट एक्ट के अंतर्गत उसके खिलाफ इंक्वायरी करके और उसको सजा दे दी गई, यानी उसको बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से, तो एक तरह की सजा ही है। उसके बाद दोबारा से उसे जो है आईपीसी के 161, 165 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत फिर से प्रोसिक्यूट किया गया। तो इस पर उसने डबल जेपार्डी के बेनिफिट्स के लिए अपील किया, और अपील की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोसीडिंग taken before the inquiry commission did not amount to be a prosecution for an offense। ठीक है, तो पहला वाला जो मकबूल का केस था जो पिछले लेक्चर में, उसमें भी आपने देखा था कि इनिशियल स्टेज पर कस्टम ऑफिसर्स के थ्रू जब पकड़ा गया तो कस्टम ऑफिसर्स कोर्ट नहीं थी, ये डिसाइड किया गया, इसलिए डबल जेपार्डी का बेनिफिट नहीं मिला। सेम यहां पर भी उन्होंने कहा कि जो इंक्वायरी कमीशन है वो डिड नॉट अमाउंट टू बी अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस। तो इंक्वायरी कमीशन प्रोसिक्यूशन नहीं करती। अगर सीआरपीसी, चूंकि बहुत सारी चीजें सीआरपीसी की है इसमें, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो जुडिशियल ट्रायल है या जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो 3 तरह का होता है। एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के थ्रू होता है, एक ट्रिब्यूनल के थ्रू होता है, और एक जो प्रॉपर कोर्ट है उसके थ्रू होता है। तो प्रोसिक्यूशन में एविडेंस एक्ट को फॉलो किया जाना बहुत जरूरी है। जब एविडेंस एक्ट फॉलो नहीं होता है तो वो जुडिशियल प्रोसेस ना होकर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में सिर्फ ये फैक्ट फाइंडिंग होती है कि वेदर चार्जेस हैज बीन वैलिड और नॉट, और अगर है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो है वो पनिशमेंट नहीं है। तो सर्विस से मुअत्तल कर देना या बर्खास्त कर देना ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, न कि प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि जो इंक्वायरी कमीशन डिड नॉट अमाउंट टू बी अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस, किसी अपराध के लिए वो प्रोसिक्यूशन नहीं करता, आरोपित नहीं करता। इट वॉज इन द नेचर ऑफ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी held to advise the government for taking any disciplinary action against the appellant if so called for। तो अगर उसने कोई
डिपार्टमेंट इंक्वायरी के थ्रू कोई एक्शन लिया गया है तो जस्ट वो एडवाइस है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट उससे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले, और अपराध कानून के अंतर्गत जो सजा है उसके लिए जो सजा जो भी अपराध कानून में होगा वो अलग से मिलेगी। तो therefore the prosecution under the Indian Penal Code 1860 and the Prevention of Corruption Act 1947 was the first prosecution not barred by Article 20 subclause 2। तो उसने डबल जेपार्डी के बेनिफिट्स के लिए सेक्शन आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 में वो रिलीफ चाहने के लिए उसने इस ग्राउंड को उठाया कि चूंकि एक बार डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके उसको बर्खास्त कर दिया गया है तो अगर दोबारा इसकी प्रोसिक्यूशन किया जाता है इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत या और प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट के अंतर्गत तो ये डबल जेपार्डी होगी, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। तो पहला और दूसरा जो एलिमेंट्स है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहली बात है कि वो किसी ऑफेंस का एक्यूज होना चाहिए, और नंबर 2 कि उसका जुडिशियल ट्रायल होना चाहिए, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जुडिशियल ट्रायल के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो एलिमेंट है या जो नेक्स्ट ग्राउंड है वो है द पर्सन मस्ट हैव बीन pursued after his prosecution before a court or a judicial tribunal। तो ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ बिना प्रोसिक्यूशन के ही चार्ज एलिगेशन पर ही वो कोर्ट चल जाए, ये हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है। तो द पर्सन मस्ट हैव बीन परस्यूड आफ्टर हिज प्रोसिक्यूशन, यानी जब उसके खिलाफ अभियोग की कार्रवाई चलाई जाए तभी वह जो है मतलब या ये कह लीजिए कि उसके खिलाफ अभियोग की कार्रवाई किसी कोर्ट में या किसी जुडिशियल ट्रिब्यूनल में चलाई जाए तभी ये ग्राउंड उसको उपलब्ध होता है, अदरवाइज उपलब्ध नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं सेकंड से निकला ही हुआ है क्योंकि सेकंड के जो जजमेंट आए हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को डबल जेपार्डी का ग्राउंड नहीं माना गया। तो यानी डबल जेपार्डी का ग्राउंड तब होगा जब पहली बार आप किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रोसिक्यूट हो चुके हैं और दोबारा फिर उसी चार्ज के लिए किया जा रहा है। अगर पहले कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हुए हैं तो आप ये नहीं कहा जा सकता कि डबल जेपार्डी के उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। डिटेल प्रोविजंस नीचे आपके स्लाइड्स में लिखे हुए हैं। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपार्डी कंटेन्ड इन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 would be available only when the accused has been not only prosecuted but also punished after such prosecution। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन पाने के लिए ये जरूरी है कि उसे प्रोसिक्यूट किया गया हो और पनिश्ड भी किया गया हो। अगर उसे प्रोसिक्यूट नहीं किया गया या पनिश नहीं किया गया तो इसकी इन एब्सेंस में उसे 20 सब क्लॉज 2 के ग्राउंड को प्लीड करने का कोई राइट नहीं मिलता है। एक केस बैजनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ भोपाल का यहाँ पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ। इस केस में थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर दूं। इस केस में EIR 1957 का केस है ये। द एक्यूज्ड अ गवर्नमेंट सर्वेंट was prosecuted under section 161 of the Indian Penal Code 1860 and was punished। तो यहां पर देख रहे हैं कि बैजनाथ के केस में उसे इंडियन पिनल कोड, एक सरकारी कर्मचारी को इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 161 में प्रोसिक्यूट किया गया और पनिश्ड भी किया गया। इन द हाई कोर्ट द ट्रायल वाज quashed for want of proper sanction as required under section 6 of the Prevention of Corruption Act 1946। तो यहां पर हाई कोर्ट में जाने के बाद वो जो ट्रायल था उसको क्रैश कर दिया गया क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 6 की जो है चार्जेस वो उसके सैंक्शंस वो नहीं मिल रहे थे। Subsequently, the accused was again prosecuted on getting sanction from the competent authority for his prosecution। It was held that the earlier prosecution as void ab initio and no prosecution at all। तो इस कारण से उसे दोबारा से प्रोसिक्यूट किया गया। तो ऐसे कंडीशन में ये निर्धारित किया गया कि जो पहला वाला था चूंकि वो प्रोसेस ही गलत था अपने आप में
और एब इनिशियो होने के कारण उसे प्रोसिक्यूशन नहीं कहा जा सकता। द प्रोसिक्यूशन स्टार्टेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रॉपर सैंक्शन वाज हेल्ड टू बी द फर्स्ट प्रोसिक्यूशन। तो जब अगर पहला वाला प्रोसिक्यूशन किसी कारण से अवैध या असंवैधानिक या गैर कानूनी ठहराया गया, तो ऐसे कंडीशन में जब वो प्रोसिक्यूशन ही एब इनिशियो हो गया और अगर दोबारा प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया गया प्रॉपर तरीके से, तो वहां पर डबल जेओपार्डी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह से नंबर 4th ग्राउंड है द पर्सन मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेकेंड टाइम बिफोर अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। सेकेंड टाइम वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ही है कि एक बार उसे प्रोसिक्यूट किया जा चुका है और उसके बाद उसे दोबारा से कोर्ट के सामने लाया जा रहा है प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ये देख लेते हैं। एक केस इन कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे। तो इस केस में ये AIR 1953 का केस है। द अपीलांट एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग मर्डर और ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति के हत्या करने के जुर्म में उसको प्रोसिक्यूट किया गया। वॉज एक्विटेड बाय द सेशन कोर्ट, और उसे सेशन कोर्ट के माध्यम से छोड़ दिया गया या सेशन कोर्ट के द्वारा छोड़ दिया गया। द अपील अगेंस्ट एक्विटल बाय द स्टेट, और उसके खिलाफ फिर स्टेट ने अपील किया बिफोर द हाई कोर्ट, वॉज हेल्ड कंटिन्यू ऑफ द ओरिजिनल प्रोसिक्यूशन नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। तो यहां पर यह डिसाइड किया गया कि जो इनिशियल प्रोसिक्यूशन है वो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 को वायलेट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता क्योंकि ये एक ही प्रोसिक्यूशन का पार्ट है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन किसी भी मामले में लोअर कोर्ट में ही होता है और हीनियस क्राइम के मामले में या मर्डर जैसे कंडीशन में जो सबसे लोअर कोर्ट है वो सेशन कोर्ट ही है, क्योंकि उससे नीचे तो प्रोसिक्यूशन हो ही नहीं सकता। तो और उसके बाद अपील एक चैनल है, तो ये उसी मामले का अपील है, न कि ये डबल प्रोसिक्यूशन है, इसलिए ये सेक्शन 20 सब क्लॉज 2 का ग्राउंड नहीं बनता है। फिफ्थ एंड लास्ट, द ऑफेंस मस्ट बी सेम इन बोथ द प्रोसीडिंग्स। दोनों ही मामलों में जो ऑफेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर एक ऑफेंस के लिए एक बार प्रोसिक्यूट किया गया और दोबारा दूसरा ऑफेंस किया गया और उसमें दोबारा से प्रोसिक्यूट किया गया, तो ये डबल जेओपार्डी का ग्राउंड नहीं बनता है, बल्कि एक ही अपराध में के लिए एक बार प्रोसिक्यूट कर दिया गया और दोबारा उसी अपराध के लिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो ही ये डबल जेओपार्डी का केस बनता है। When one and same act of a person constitutes two different offense, the punishment for the no offense does not bar prosecution and punish the other offense. It may be noted that offense may be distinct although ingredients of two offenses are common. तो यहाँ पर क्लियर है ये कि दो ऑफेंसेस के ग्राउंड्स कॉमन हो सकते हैं, लेकिन एक ही ऑफेंस के लिए जब दो बार प्रोसिक्यूट किया जाएगा तभी 20 सब क्लॉज 2 का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस पे दो केस हैं, थोड़े थोड़े से फैक्ट है इसके, देख लेते हैं। इन मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है एक, ये 1999 का केस है, 1999 का। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टेड एक्ट 1985 were two distinct offenses and therefore trial for the former offenses of attempt dacoity under section 390 and 402 of IPC and section 3 of TADA Act 1985 and offense of possession of firearms without on license under section 25 of the Arms Act 1959 and section 5 of TADA would not be barred to trial for letter of offense, letter offense, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, लेटर ऑफेंस है ये। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दो अलग अलग ग्राउंड्स हैं और इस कारण से डबल जेओपार्डी का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता।
इसी तरह से जो नेक्स्ट एक केस और है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस घासीराम। इसमें द रेस्पोंडेंट while undergoing sentence of life imprisonment committed an offence under the Prison Act 1894 for which he was punished by trial court as well as the superintendent of jail. The Supreme Court quashed the punishment imposed by the jail superintendent is not permissible. तो यहाँ पर ग्राउंड ही अलग था। यहाँ पर एक व्यक्ति जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था, उसने प्रिजन एक्ट के अंतर्गत उसने एक ऑफेंस किया, फॉर विच ही वाज पनिश्ड बाय द ट्रायल कोर्ट एज वेल एज बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। तो उसे ट्रायल कोर्ट के थ्रू पनिश्ड किया गया और सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के द्वारा भी किया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन द पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय जेल सुपरिटेंडेंट, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट को यहाँ पर डबल जेओपार्डी लागू होता है, क्योंकि एक बार जब सेशन कोर्ट के थ्रू उसे पनिशमेंट दे दिया गया तो सेम ऑफेंस के लिए जेल सुपरिटेंडेंट के थ्रू जो पनिशमेंट है वो परमिसिबल नहीं है। या तो जेल सुपरिटेंडेंट अपने आधार पर ही पनिशमेंट देता, कुछ लिमिटेड पनिशमेंट है जेल सुपरिटेंडेंट को भी, तो वहां पर दिया जा सकता था। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोर्ट के थ्रू पनिशमेंट दिया जा चुका है और सेम ऑफेंस के लिए अगर दोबारा से जेल सुपरिटेंडेंट के थ्रू पनिशमेंट दिया था तो ये डबल जेओपार्डी के ग्राउंड बनते हैं, इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। तो मुझे लगता है कि डबल जेओपार्डी के सारे ग्राउंड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि डबल जेओपार्डी में निश्चित तौर पर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 का बेनिफिट लेने के लिए एक तो ऑफेंस होना चाहिए नंबर 1 करंट लॉ के अंतर्गत, दूसरा उस ऑफेंस के लिए जो ट्रायल है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ या जुडिशियल ट्रिब्यूनल के अंतर्गत ही होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज ये है कि अगर 22 सब क्लॉज 2 का ग्राउंड लेना है तो उसमें पहले सजा हो जानी चाहिए, उसके बाद आप बेनिफिट ले सकते हैं दूसरी सजा के लिए। तीसरा ये है कि जो सजा हो गई है और जिस सजा के लिए बेनिफिट मांगा जा रहा है वो दोनों एक ही ऑफेंस से रिलेटेड हो। अगर दोनों के ग्राउंड्स अलग अलग हैं, अलग अलग समय में किया गया तो ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये नट सेल में ये इसका कंक्लूजन है। तो इस तरह से डबल जेओपार्डी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिए हैं। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिसमन। ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में है और आर्टिकल 20 के मैंने शुरू में ही बताया था कि 3 एस्पेक्ट्स हैं उसमें से ये तीसरा है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज पहला था, दूसरा डबल जेओपार्डी और तीसरा सेल्फ इंक्रीमेंट। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में सेल्फ इंक्रीमेंट को हम कवर करेंगे और मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा इसमें पढ़ लेना चाहिए ग्रंथों, तो ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।